आपका स्वागत है गुज्जू कपल इन कनाडा में। मैं हूं जानवी और ये चैनल शुरू किया था मेरे हस्बैंड ने 4 साल पहले, जब वो इंटरनल स्टूडेंट बन के यहाँ कनाडा में आ रहे थे। आज हम दोनों पीआर है, तो ये सफ़र उसी के ऊपर है। तो आज का जो वीडियो होगा वो ओपन स्पाउसल वर्क परमिट पे है, जिसके बेस पे मैं कनाडा आई थी हमारी शादी के बाद। तो आपको ये वीज़ा कैसे लग सकते हैं, कौन लगा सकता है और कितना खर्चा आ सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है आपको लगाने पड़ेंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। यहाँ तक कि मैं आपको फॉर्म्स डिटेल्स में दिखाऊंगी भी सही। तो पहले बात कि ये वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये वीज़ा वही अप्लाई कर सकता है जिसके स्पाउस कनाडा में है। पहली बात वो कंपलसरी है कि आपके स्पाउस कनाडा में होने चाहिए, तो वो आपको बुला सकता है। और दूसरी बात कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हमने कोई एजेंट नहीं रखा था, हमने हमारी फाइल खुद ही रखी थी। तो आपको क्या करना होता है, जीसीकी में एक अकाउंट खोलना होता है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालनी होती है कि आपकी वर्क परमिट आपको अप्लाई करनी है। तो वहाँ पे डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स वो सब इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको कौन कौन से कैसे कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे आपको मिल जाती है। और अगर कुछ भी हो तो हम तो है ही आपको दिखाने के लिए। तो आज ये वीडियो पूरा उसी के ऊपर है। और तीसरा कि खर्चा कितना आएगा, तो आप जब फाइल रखते हो तब तो आपको 255 कैनेडियन डॉलर्स लगते हैं। उसके अलावा आपको बायोमेट्रिक्स का खर्चा आएगा और मेडिकल का खर्चा आएगा, ये 2 खर्चे आएंगे। तो बायोमेट्रिक्स और मेडिकल फाइल के अलावा है। फाइल रखने के जो चार्जेस है वो 255 कैनेडियन डॉलर्स है, ओनली फाइल एप्लीकेशंस के। तो जैसे कि अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो 3 मेन फॉर्म होते हैं और बाकी के आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो 3 फॉर्म होते हैं वो होते हैं IMM 1295। ये जो फॉर्म होता है वो एप्लीकेशन ऑफ वर्क परमिट का होता है, अप्लाइड आउटसाइड ऑफ कनाडा। जो दूसरा फॉर्म होता है वो IMM 5707 होता है, जो फैमिली इंफॉर्मेशन दर्शाता है आपकी, कि आपके फैमिली में कौन कौन है, उनका क्या एज है, क्या मेल आईडी, यही सब इंफॉर्मेशन होती है। वो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी भी सही वो फॉर्म। जो तीसरा होता है वो IMM 5257 होता है। जो ये फॉर्म होता है वो एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी वीजा होता है, कि आप टेम्पररी कनाडा में आना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म उसी के बेस पे होता है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, आपका मेन हो गया पासपोर्ट, दूसरा हो गया आपका अपफ्रंट मेडिकल। लाइक जैसे कि मैंने बोला था मेडिकल डालना होता है, तो मेरा मेडिकल ऑलरेडी रेडी था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि पीआर मैंने ऑलरेडी डाल चुके था, मतलब पीआर एप्लीकेशन मेरी ऑलरेडी प्रोसेस में थी, इसलिए मेरे पास मेडिकल ऑन हैंड था, तो मैंने वो अपफ्रंट दे दिया था। फिर आपके रिलेशनशिप ऑफ प्रूफ, फिर हो गया स्पाउस की, जो मतलब आपके स्पाउस की जो यहाँ वर्क परमिट, स्टडी परमिट जो भी है उसका प्रूफ, कि उनका स्टेटस कौन सा है यहाँ पे, तो उसका प्रूफ हो गया। फिर जैसे मैंने बताया कि पीआर की फाइल ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन में प्रोसेस में थी, तो उसका AOR आ चुका था, तो उसका AOR डाला था हमने। फिर यहाँ जो स्पाउस है उसका जॉब डेटा, कि वो कौन से टायर की जॉब कर रहे हैं, NOC की जॉब कर रहे हैं, उसका प्रूफ हो गया। फिर उनके जो लास्ट पे स्टब्स होते हैं वो हो गए, कि वो उनके लास्ट जो पे स्टब्स होते हैं, हमने कुछ 4 या 5 डाले थे, तो वो हो गए। फिर ऑब्वियसली मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ पे मैं बताऊंगी जो वहाँ रिलेशनशिप ऑफ प्रूफ है वहाँ सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया गया, पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप आपके फोटोज, चैट्स वो सब ऐड कीजिएगा ताकि वो रियल लगे। सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इससे अच्छा बेहतर है कि आप फोटोज, चैट जो आपकी है तो आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। फिर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गए थे, जब हम एप्लीकेशन डाल रहे थे तब हम भूल गए थे, तो हमने कुछ एक हफ्ते या कुछ 10 दिन के बाद हमें वेब फॉर्म रेज किया था वो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए। तो हमने जब वो डॉक्यूमेंट्स डाले तो कौन कौन से डाले थे, तो एक हो गया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट कनाडा में था, जो हमने TFSA अकाउंट विश्व यहाँ ओपन किया था, तो उसका स्टेटमेंट हो गया। फिर जो लास्ट ईयर की CRA की असेसमेंट नोटिस होती है वो हो गई। तीसरा था हमारा जो इंडिया में बैंक अकाउंट था, सेविंग्स बैंक अकाउंट, उसमें कुछ 4 लाख था, उसका स्टेटमेंट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम भूल गए थे, तो हमने वेब फॉर्म के बेस पे वापस सबमिट कर दिए। मैं आपको ये बोलूँगी कि वेब फॉर्म हो सके उतने अवॉइड कीजिएगा। अगर आप भूलते हो तो ऑब्वियसली आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हो, पर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जब पहली बार फाइल डाल रहे हो तभी आप हो सके उतने फॉर्म्स डाल दो। हमसे ये गलती हुई, आप मत कीजिएगा। बिकॉज ये क्या करता है कि आप जब वेब फॉर्म रेज करते हो उसका कंफर्मेशन आना आपको वेट करेगा, उनको मिला नहीं मिला, सो वो एक होता है। उनको अगर मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो कंसिडर करेंगे ही, उनके पास
वो करने ही वाले हैं, बिकॉज वो एक उनका है कि जो IRCC है उनका है कि अगर आप वेब फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उनको कंपलसरी वो कंसिडर करना ही होता है, सो वो करेंगे। लेकिन वो आपको क्या कहते हैं कि टाइम आपका बढ़ा देगा। सो हो सके तो फर्स्ट टाइम में ही एप्लीकेशन में आप वो डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दीजिएगा। सो अब जाकी बारी आई कि आपको को फॉर्म कैसे फिल करने हैं, तो मैं आपको डिटेल में वो फॉर्म कैसे दिखते हैं वो अब दिखाती हूँ। सो ये GCK पोर्टल है, यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से फॉर्म अपलोड किए हुए हैं जब मैंने मेरी फाइल रखी हुई थी। तो अब मैं आपको जो दिखाने जाऊंगी मेनली वो है मेरा जो 3 फॉर्म, जो मेनली आप जब अप्लाई करोगे तब आपको जो अपलोड करने रहते हैं, जो मैंने आपको आगे बताया वो कैसे दिखते हैं, उसमें क्या क्या आपको फिल करना रहता है। अब मैं आपको आगे वही दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म है जिसमें आपको पहले दिखेंगे यूसीआई नंबर। यूसीआई नंबर वो होता है जब आपने पहले फाइल कनाडा में रखी हुई है तो आपके पास यूसीआई नंबर होगा। अगर ये पहली फाइल है तो आपके पास नहीं होगा। मेरे पास था क्योंकि मेरी ऑलरेडी पीआर फाइल प्रोसेस में थी, तो मेरे पास था तो मैंने लिखा हुआ था। अब आपको जो सर्विस चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, उसका है। आपका फुल नेम, अगर लड़की है तो शादी से पहले अगर कोई और नेम था वो यहाँ पे आएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, ये बेसिक डिटेल्स रहेगी। आप कौन सी कंट्री से अभी करंट हो, प्रीवियस कौन सी कंट्री में हो, ठीक है। और कहाँ कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है अभी, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसके बारे में आके आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, पासपोर्ट की डिटेल्स, अगर नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है तो वो आ गया। अगर आपके पास यूएस का कोई कार्ड है लाइक सिटीजनशिप, पीआर कार्ड, तो उसकी डिटेल्स आ गई। फिर यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, आपका मेलिंग, रेसिडेंशियल कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद आप इंटेंट टू वर्क आप कनाडा में हो तो आप कौन से कहाँ पे कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरा था वो ओपन वर्क परमिट था। अगर आप ओपन वर्क परमिट डाल रहे हो तो आपको वही सिलेक्ट करना रहेगा। फिर आपका जो इंटेंट लोकेशन मेरा ऑन्टेरियो था तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ से आपको ऑन्टेरियो सिलेक्ट करना रहता है। सिटी भी आपको, आप जिस सिटी में हो उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका एजुकेशन, हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट, हो गया जो आपकी होम कंट्री से आपका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट था उसके बारे में हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गया, जो फर्स्ट है वो मेडिकल है, अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपकी तो उसके बारे में हो गया। वो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपको मेंटल डिसऑर्डर है या क्या है, तो वो आपको डिटेल में मेंशन करना रहता है। इसके बाद हो गया कि आपने पहले किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्शन है या फिर डिनाइड टू एंट्री है, क्या था वो आपको मेंशन करना होता है। जो यहाँ पे है क्वेश्चन, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर इन और रिमेन इन कनाडा, तो यहाँ मेरा येस था क्योंकि मेरी पीआर फाइल थी। तो मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई थी कि मैंने इस डेट पे अप्लाई किया था, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है उस फाइल का, इस पे ये स्टेटस है अभी। सो मैंने यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इस एजेंट को। फिर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर कुछ लाइक अरेस्ट वो है उसके बारे में है। अगर आपने मिलिट्री सर्विस दी है तो ये उसके बारे में है। उसके बाद आपका ये डिटेल्स आ गई। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर, डेट एंड वैलिडेट, ऑलवेज वैलिडेट द फॉर्म। जो सेकेंड फॉर्म है IMM5707, यहाँ फैमिली इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया हुआ था, आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, आपके स्पाउस की इंफॉर्मेशन आ गई, आपके मदर फादर की इंफॉर्मेशन, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आपके चिल्ड्रन है तो आप यहाँ पे येस करोगे तो आपको उसकी डिटेल्स डालनी होगी, हमारे केस में नहीं था, सो वी cancel that and did that. Over here it would be the signature and sign and save and validate the form. Okay, the third form is IMM5257B. Over here फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने मिलिट्री सर्विस दी हुई है तो येस करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी है। हमारे केस में नो था, सो नो। अगर आपने कोई विटनेस किया हुआ है तो उसके बारे में येस एंड नो, लाइक प्रिजनर, सिविलियंस या ऐसा कुछ है। अगर आप कोई मेंबर हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो तो उसके बारे में यहाँ पे येस और नो। आपने गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट को सर्विस दी हुई है तो उसके बारे में हो गया यहाँ पे। प्रीवियसली ट्रैवल हिस्ट्री हो गई लास्ट 5 years की। फिर यहाँ पे वैलिडेट। तो ये 3 फॉर्म्स है जो आपको सबमिट करने रहते हैं। उसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया। सो अब बात करते हैं कि आप IRCC को कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो एक नंबर है 8882422100,
और ये एक सिस्टम बेस्ड कन्वर्सेशन रहेगा वहाँ पे सिस्टम पे। अगर आप ये नंबर्स डायल करते हो जैसे कि 231 2 ओ, तब डायरेक्टली एजेंट से कनेक्ट कर लोगे। तो एजेंट से कनेक्ट कर लोगे, लेकिन इसके बाद अगर आपको एप्लीकेंट इंडिया में है या फिर कोई आउट ऑफ कंट्री में है तो आप ये कर सकते हो कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो। एजेंट डायरेक्टली एप्लीकेंट से बात करेगा कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लिए। वो क्वेश्चंस मिलने के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हो। ये एक सजेशन जो हम कर रहे थे। बीच में यहाँ से कॉन्फ्रेंस कॉल IRCC को करता था, फिर मुझे डायल करता था, एजेंट मुझसे क्वेश्चंस करते थे, उसके बाद ही वो एजेंट हमें रिप्लाई देते थे। सो ये एक ट्रिक है कि आप IRCC से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको सारी ओपन वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको फिर भी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे एंड से तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं देखने की कोशिश पूरी तरह से करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।